नमस्कार, दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस एपिसोड की सुर्खियों पर। यूक्रेन मसले पर सभी पक्षों में बनी सहमति, लेकिन टकराव बरकरार। ब्राजील में वर्ल्ड कप फुटबॉल शुरू होने में 2 महीने से कम का वक्त बाकी, लेकिन अधूरी है तैयारियां। यूक्रेन मसले को हल करने के लिए अमेरिका, रूस, यूक्रेन और यूरोपीय संघ के बीच सहमति बन गई है। समझौते के मुताबिक सभी पक्ष हिंसा, धमकी या उकसावी की कार्रवाई से दूर रहेंगे। हालांकि इस समझौते का फिलहाल कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा। पूर्वी यूक्रेन के शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों का कब्जा अब भी बरकरार है। यूक्रेन हुकूमत ने जहां विरोधियों को आतंकी करार देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, वहीं रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सेना का भारी जमावड़ा तैनात कर दिया है। यूक्रेन संकट दोराहे पर आकर ठिठक गया है। दोनों पक्ष समझौते और आपसी सहमति की बात कह रहे हैं, लेकिन पूर्वी यूक्रेन के शहरों की सूरत-ए-हाल देखकर ऐसा नहीं लगता कि यहां हालात सामान्य हो चले हैं। यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों में विद्रोहियों का कब्जा बरकरार है और हुकूमत इन लड़ाकों के खिलाफ किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई को अंजाम देने से बच रही है। हालांकि सीमित कार्रवाई में 3 लोग मारे गए हैं। इस घटना के बाद रूस ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि वो विद्रोहियों के खिलाफ ताकत या जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल न करे। रूस समर्थित विद्रोही यहाँ अपना कब्जा मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमने उन्हें चेतावनी दी है। हमें उम्मीद है कि वे वापस लौट जाएंगे। दुनिया भर के तमाम देश जहां पूर्वी यूक्रेन में अमन चैन वापस लाने में जुटे हैं, वहीं यहां पर सक्रिय अलगाववादी समूह पीपल्स रिपब्लिक की हरकतें हिटलर के दौर की याद ताजा कर रही हैं। इस संगठन ने दोनेत्स्क शहर में रहने वाले सभी यहूदियों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाने का आदेश दिया है। इसके अलावा उन्हें अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होगी और साथ ही $50 की फीस भी जमा करानी होगी। ये आदेश न मानने पर उनकी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। यूक्रेन के अलगाववादियों के इस कदम की चारों तरफ से कड़ी आलोचना हो रही है। Just in the last couple of days, notices were sent to Jews in one city, indicating that they had to identify themselves as Jews. And obviously, the accompanying threat implied is or threaten or suffer the consequences, one way or the other. In the year 2014, after all of the miles traveled and all of the journey of history, this is not just intolerable, it's grotesque. It is beyond unacceptable. दुनिया भर के तमाम राजनेताओं और राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि यूक्रेन में हो रही तमाम गड़बड़ी के पीछे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हाथ है। पुतिन न सिर्फ यूक्रेन को अस्थिर करने में लगे हैं, बल्कि सोवियत संघ का हिस्सा रहे तमाम देशों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोगों का ऐसा मानना है कि पुतिन सोवियत संघ को फिर से एक करना चाह रहे हैं। पुतिन पर न सिर्फ सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता रहे स्टालिन का प्रभाव है, बल्कि वो स्टालिन के पदचिन्हों पर चलते नजर आ रहे हैं, जिसका नतीजा बेहद खतरनाक हो सकता है। ब्राजील में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत में अब 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ब्राजील में फुटबॉल के इस महासमर का आयोजन दूसरी बार होने जा रहा है। ब्राजील के 12 शहरों में कुल मिलाकर 64 मैच खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में यूं तो केवल 32 देश हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह फुटबॉल वर्ल्ड कप का खुमार अभी से सारी दुनिया पर छाने लगा है। हालांकि मेजबान ब्राजील को इस आयोजन में कुछ दिक्कतें भी पेश आ रही हैं। इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि क्या ये आयोजन सफलतापूर्वक हो सकेगा। फुटबॉल के दीवानों का ये देश किन चुनौतियों से जूझ रहा है, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ब्राजील में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 64 सालों बाद एक बार फिर फुटबॉल उसी देश में लौट आया है जहां वो सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि चाहत और इबादत की तरह देखा जाता है।
वर्ल्ड कप के टिकटों की बिक्री पिछले साल अगस्त से ही शुरू हो चुकी है। कुल 33 लाख टिकटों में से तमाम टिकट तो अब तक बिक भी चुके हैं। जल्द ही पर्यटकों की भारी भीड़ ब्राजील में जुटने लगेगी। दुनिया भर से आए मेहमानों का स्वागत करने के लिए ब्राजील के तमाम शहर तैयार हैं। होटल, पार्क और म्यूजियम्स भी तैयार हैं। लेकिन अफसोस, जिन मैदानों में वर्ल्ड कप का आयोजन होना है वो स्टेडियम्स अभी तक तैयार नहीं है। हमें मालूम है कि कुछ स्टेडियम अभी तैयार नहीं हैं, लेकिन हम जल्दबाजी की वजह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमारी पूरी कोशिश है कि काम मुकम्मल वक्त पर पूरा हो सके और हम इसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे और साओ पाउलो स्टेडियम में काम अभी भी जारी है। खुद फुटबॉल वर्ल्ड कप से जुड़े अधिकारी ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये स्टेडियम वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद ही पूरी तरह तैयार हो पाएंगे। ये हाल तब है जब इस खेल के आयोजन पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। 8.4 अरब पाउंड इस आयोजन पर खर्च होंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए जनता को टैक्स के बोझ से लाद दिया गया है और इसके खिलाफ ब्राजील में कई बार जोरदार विरोध प्रदर्शन भी हो चुके हैं। वैसे इस टूर्नामेंट में खतरा सिर्फ आयोजकों की लापरवाही से ही नहीं मंडरा रहा, बल्कि ब्राजील के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आतंकवाद की भी है। इसके अलावा ब्राजील में इस महोत्सव के दौरान साइबर हमले भी हो सकते हैं। हम सभी की ये कोशिश है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप बिना किसी दिक्कत और परेशानी के मुकम्मल हो सके। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे पूरी तरह निभाएंगे। कहा जाता है कि ब्राजील फुटबॉल के लिए धड़कता है, फुटबॉल के लिए मचलता है और इस देश ने फुटबॉल को पेले जैसा नगीना दिया। लेकिन आज ब्राजील के लोगों में पहले जैसा उत्साह बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। वर्ल्ड कप करीब है और यहाँ के शहरों का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। ब्राजील के शहर साल्वाडोर, जहाँ कई अहम मैच होने हैं, वहाँ तो पुलिस वाले ही हड़ताल पर चले गए हैं। नतीजा, चोरी, डकैती और दिन दहाड़े लूटपाट की घटनाएं अब जैसे आम हो चली हैं। हालात पर काबू पाने के लिए सेना को भेजा गया है। अब ऐसे में मैच कैसे होंगे? इसका जवाब या तो ब्राजील की हुकूमत दे सकती है या फिर फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा, जिसने ब्राजील को इस आयोजन के लिए चुना। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अमेरिका के जासूसी कार्यक्रम का खुलासा करने वाले एडवर्ड स्नोडेन एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने अमेरिका के किसी और राज से पर्दा नहीं उठाया है, बल्कि उनके काम को भरपूर सराहना मिली है। स्नोडेन के दस्तावेजों पर तैयार खबरों के लिए ब्रिटिश अखबार गार्जियन और अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। गौरतलब है कि पत्रकारिता के लिए पुलित्जर सबसे बड़ा पुरस्कार है। एक तरफ जहां पत्रकारों को सम्मानित किया जा रहा है, वहीं सीरिया पत्रकारों के लिए सबसे बड़ी कब्रगाह बना हुआ है। एडवर्ड स्नोडेन एक ऐसा नाम जिसे अमेरिका अपना दुश्मन मानता है। अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद अमेरिका उससे चिढ़ता है, उसे किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहता है। फिलहाल स्नोडेन को रूस में शरण मिली हुई है। कुछ वक्त से गुमनामी में रहे एडवर्ड स्नोडेन फिर से उस वक्त चर्चा में आए जब उनके जरिए किए गए खुलासों पर अमेरिका के ही अखबार को पत्रकारिता के सबसे बड़े एजाज से नवाजा गया। स्नोडेन के खुलासों ने अमेरिका की न सिर्फ नींद उड़ा दी, बल्कि कई देशों के साथ उसके संबंध भी खराब हो गए। उन खबरों पर निष्पक्ष और शानदार रिपोर्टिंग के लिए जब पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार मिले, तो स्नोडेन का फिर से चर्चा में आना लाजमी था। In public service and journalism, The Guardian U.S. and The Washington Post, 2 prizes in the public service category. भारत में जन्मे विजय शेषाद्री को उनकी कविता संग्रह 3 सेक्शंस के लिए कविता की कैटेगरी में पुलित्जर मिला है।
शेषाद्री ये पुरस्कार हासिल करने वाले 5वें भारतीय हैं। वैसे बात अगर भारतीय मूल के लेखकों की हो तो सबसे पहले 1937 में साइंस एडिटर गोविंद बिहारी लाल ने ये पुरस्कार जीता था। भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका झुम्पा लाहिड़ी ने 2000 में, पत्रकार और लेखिका गीता आनंद ने 2003 में और डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी ने कैंसर पर लिखी अपनी किताब के लिए साल 2011 में ये खिताब जीता था। वैसे जिन्हें ये पुरस्कार मिल गया वो बेहद खुश हैं और जिन्हें नहीं मिला उन्हें इसका इंतजार है। Disbelief. I mean, I heard one of our reporters said, Jason, you've won a prize. And I said, what? And I wandered down to where this reporter was, looked on the webpage, it was up on his Pulitzer webpage. And still I didn't believe it when I saw it. बात अगर पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों की हो तो उनमें सीरिया का नाम सर-ए-फेहरिस्त है। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट नामक अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट में बताया गया है कि सीरिया में पत्रकारों पर हमले में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इसके अलावा पत्रकारों की मौत के अनसुलझे मामले में इराक का नाम सबसे ऊपर है। लगातार बढ़ती हिंसा और आतंकवाद के चलते ये दो मुल्क न सिर्फ वहाँ के नागरिकों के लिए गैर महफूज बन चुके हैं, बल्कि पत्रकारों के लिए भी मौत का कुआं साबित हो रहे हैं। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। अब पेश है हॉलीवुड और ग्लैमर जगत से जुड़ा हमारा सेक्शन ग्लैमर अपडेट। गायिका और अभिनेत्री सेलेना गोमेज को आखिर आजकल हो क्या गया है? अपने क्लोजर फ्रेंड जस्टिन बीबर को छोड़कर कभी वो हम उम्र लड़कियों के साथ जश्न मनाती हैं, तो कभी अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ घूमना पसंद करती हैं। सेलेना गोमेज को पिछले हफ्ते कोचेला में केडॉल और काइली जेनर के साथ जश्न मनाते हुए देखा गया। हालांकि इस दरमियान कीपिंग अप विद द कार्डेशियंस की स्टार किम कार्डेशियन भी उनके जश्न में शरीक हुई थी, लेकिन सेलेना अब अपने फ्रेंड जस्टिन बीबर की हरकतों से तंग आकर कहीं और दिलचस्पी ले रही है। लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब नाना और हाँ करते ही जल्द ही एक स्थायी ब्रेकअप होने वाला है। जस्टिन और किम्बरली को उनके होने वाले बच्चे के आगमन का इंतजार करना काफी मुश्किल हो रहा है। म्यूजिक बैंड गर्ल्स अलाउड की पूर्व गायिका किम्बरली वॉल्स और उनके साथी जस्टिन स्कॉट पहली बार माता पिता बन रहे हैं और शायद इस बात की उन्हें काफी खुशी भी है। किम्बरली और जस्टिन गाने के जरिए अपने होने वाले बच्चे के साथ बात करते हैं। वॉल्स ने कहा कि मैं पूरे समय अपने होने वाले बच्चे के लिए गाने गाती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा वो दोनों कई बार डिज्नी फिल्में और बच्चों के टीवी प्रोग्राम्स भी देखा करते हैं। हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा केट विंसलेट का कहना है कि फिल्म टाइटैनिक में उनका न्यूड पोर्ट्रेट आज भी उनका पीछा करता रहता है। 17 साल पहले 1997 में रिलीज होने वाली फिल्म टाइटैनिक में केट विंसलेट सोफे पर न्यूड दिखाई देती हैं। इस दौरान उनके को-स्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो उनका पोर्ट्रेट बना रहे हैं। 38 साल की केट विंसलेट का कहना है कि वो उस पोर्ट्रेट पर अपना ऑटोग्राफ लेना पसंद नहीं करती क्योंकि वो उनको काफी परेशान करता है और उनके फैंस आज भी उनसे इसी पोर्ट्रेट पर उनका ऑटोग्राफ मांगते रहते हैं। दरअसल इस पोर्ट्रेट को कैमरॉन ने कैनवस पर उकेरा था। अभिनेत्री का कहना है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि 17 साल बाद भी भला लोग इसके पीछे क्यों पड़े हैं। अब ये तो वही बताएं। जॉनी डेप ने इस बात को सिर्फ अफवाह करार दिया है कि उनकी गर्लफ्रेंड अम्बर हर्ड प्रेग्नेंट है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो बच्चों को बेहद प्यार करते हैं और उनकी विश है कि उनके और अम्बर के 100 बेबीज हों, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है।
हालांकि जॉनी ने फिलहाल अपने एक्टिंग करियर से ब्रेक लेने का डिसीजन जरूर लिया है। हाल ही में अपनी फिल्म के प्रमोशनल इवेंट पर उन्होंने अपनी और अंबर की एंगेजमेंट की न्यूज कंफर्म की थी। डेप और हर्ड पहली बार द रम डायरी के सेट पर 2011 में मिले थे। फिलहाल जॉनी डेप अपने पुराने रॉक बैंड रॉक सिटी एंजल्स के साथ फिर से जुड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।